गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं प्रीति शर्मा। हम लोग एक बार फिर मिल रहे हैं। हम हमारे प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट का अर्थ क्या है, कॉन्सेप्ट की विशेषताएं क्या है और वेल डिफाइंड कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, इल डिफाइंड कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि प्रोटोटाइप क्या है, प्रोटोटाइप मॉडल। आपने देखा संप्रत्य निर्माण में प्रोटोटाइप मॉडल क्या है, आज हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि किसी भी जो आपके एनवायरनमेंट के आसपास जो भी वस्तुएं पाई जाती हैं, जो भी उद्दीपक पाए जाते हैं, वो पर्टिकुलर किसी न किसी वर्ग विशेष से संबंधित होते हैं या उनकी विशेषताओं के आधार पर हम क्या करते हैं, उनको पर्टिकुलर एक वर्ग में रखते हैं। ठीक है, तो जब कोई उद्दीपक है ना, जब कोई उद्दीपक या वस्तु अपने किसी वर्ग विशेष का पूर्ण प्रतिनिधित्व करता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोटोटाइप कहते हैं। इसको हम सबसे पहले एक उदाहरण के आधार पर समझ लेते हैं। देखिए, ये मैंने एक वर्ग बना लिया। अगर मैं यहाँ पर फल लिखूँ, एक वर्ग हमारा फल हो गया, एक हम यहाँ पर फूल लिख देते हैं, एक वर्ग हमारा फूल हो गया और दूसरा एक हम फर्नीचर लिख देते हैं। ठीक है, ये हमारे 3 वर्ग हो गए। अब अगर आप देखिए कि जब भी आप ऐसे वर्गों का वर्गीकरण करते हैं, संप्रत्य निर्माण की बात हो रही है कि संप्रत्य निर्माण में जब आप किसी उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करते हैं और उसके बारे में आप उसकी विशेषताओं के आधार पर उसको किसी वर्ग में रखते हैं, तो कैसे रखते हैं कि वर्ग में आप तब रखते हैं जब वो उस वर्ग की विशेषताओं को पूरा कर रहा हो। जितने भी भाषाई संप्रत्य हैं वो सब इसके अंतर्गत आते हैं कि उनमें आपको पारिभाषिक विशेषताएं देखने को मिलती हैं, उनके आधार पर आप उनको क्लासीफाई कर देते हैं और क्लासीफाई करने के बाद आप जब रखते हो तो उस वस्तु को या उस उद्दीपक को अपने वर्ग का पूर्ण प्रतिनिधित्व करना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, उस वर्ग का प्रोटोटाइप हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे मैं फल की बात करूं, अगर हम फल के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं पूछूं आपसे, आप बताइए कि 5 फलों के नाम आप बताएं, तो सबसे पहले आपके दिमाग में जो फल का नाम आता है वो सबसे पहला क्या आता है? जनरली आपके मन में सबसे पहला 80% लोग आम को ही सबसे पहला फल बताते हैं। क्यों? क्योंकि आम जो है वो फल के अपने जो फल वाला जो ग्रुप है उसको पूर्ण रूप से रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि आम की जितनी भी फल की रिलेटेड जितनी भी विशेषताएं होंगी वो अपने अंदर वो सारी विशेषताओं को लिए होगा। ऐसे ही अगर मैं फूल की बात करूं तो ज़्यादातर लोग फूल में देखिए गुलाब के फूल को सबसे ज़्यादा बार लिखते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, गुलाब जो फूल वाली वर्गीकरण है या फूल का जो वर्ग है उस वर्ग की जितनी भी विशेषताएं उसको पूर्ण रूप से लिए, यानी ये इसका प्रतिनिधित्व कर रहा है। ऐसे ही हम फर्नीचर की बात करें तो आपके मन में फर्नीचर जनरली से सोफा ऑब्लिक बेड, ये 2 नाम बहुत जल्दी आपके दिमाग में आते हैं। तो ये भी क्या है, फर्नीचर वाला जो वर्ग है उसके अंदर या सोफे के अंदर अपने वर्ग से रिलेटेड जितनी भी विशेषताएं होनी चाहिए वो बहुत सभी मिलती हैं। तो हम कह सकते हैं कि कोई वस्तु, कोई भी उद्दीपक जो अपने वर्ग की पूरी विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करता है या अपने वर्ग को रिप्रेजेंट करता है या अपने वर्ग के बारे में हमको बताता है, वो ही प्रोटोटाइप कहलाता है। वास्तव में अगर प्रोटोटाइप की हम बात करें तो प्रोटोटाइप एक तरह से वर्गीकरण का सिद्धांत है। ये जैसे प्रोटोटाइप मॉडल लिखा है तो आप इसे क्या कह सकते हैं, वर्गीकरण सिद्धांत या वर्गीकरण प्रारूप भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो सबसे पहले प्रयोग था वो एलेनोर के द्वारा किया गया था। एलेनोर ने इसको 1971 में सबसे पहले एलेनोर ने प्रोटोटाइप शब्द का प्रयोग किया था। उन्होंने इसका प्रयोग उत्तेजना के ऊपर किया था, यानी कि उन्होंने उत्तेजना से रिलेटेड अपना जो प्रयोग किया उसके लिए, यानी उसको वर्गीकृत करने के लिए सबसे पहले प्रोटोटाइप शब्द का प्रयोग किया। परंतु वर्तमान में संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में प्रोटोटाइप का बहुत अधिक प्रयोग होने लगा है। अगर मैं बात करूं कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन की, तो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में जितने भी कॉन्सेप्ट हैं जिनका निर्माण जो होता है वो प्रोटोटाइप के आधार पर ही होता है। अगर प्रोटोटाइप नहीं होंगे तो आप अपने इन्वायरमेंट में जितनी भी वस्तुएं या जो भी आप ज्ञान लेना चाहते हैं वो पूर्ण रूप से आप नहीं ले पाएंगे। लेकिन देखें, कभी कभी क्या होता है, ये जो वर्गीकरण हमने किया है कभी तो जिन विशेषताओं के आधार पर किया है इन्हें सामान्यतः हम क्या कहते हैं, पारिभाषिक विशेषताएं। परिभाषित विशेषताएं
ये परिभाषित विशेषताएं होती हैं, इनके आधार पर ही आप आसानी से वर्गीकृत कर देते हैं। परंतु क्या क्या कभी कभी क्या होता है कि ये जो आपने उद्दीपक देख रहे हैं या ये जो वस्तुएं आप देख रहे हैं, ये अपने वर्ग की विशेषताओं के आधार पर, ठीक है, कुछ विशिष्ट विशेषताएं भी ली होती, जब तक वो नहीं होंगी तब तक आप इन्हें इस वर्ग में नहीं रख पाएंगे। जैसे मैं देख लेती हूँ, अगर हम यहाँ पे एक वर्ग और ले लेते हैं, पक्षी। मैंने यहाँ पे पक्षी लिया, तो पक्षी की जो परिभाषित विशेषताएं होंगी वो क्या होगी? पक्षी के अंदर चोंच होती है ना, ठीक है, पक्षी अंडा देता है। तो ये जो दोनों हैं, ये विशेषताएं उसकी क्या हो गई? परिभाषित विशेषताएं होंगी, कि ये परिभाषित विशेषताएं ये सभी पक्षियों में आसानी से पाई जाएंगी। लेकिन इसके अलावा एक विशिष्ट विशेषता होती है जो उसे पक्षी बनने पर निर्भर करती है। इस विशेषता में क्या आता है? उड़ना। क्या आता है? हमारा उड़ना। तो ये हमारी विशिष्ट विशेषता हो गई, जिसके आधार पर आप पक्षियों को क्लासीफाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि चोंच और लोगों में भी होती है, अंडा और में। तो ये वाली विशेषताएं कैसे हो गई? उभयनिष्ठ हो गई, कि ये इस ग्रुप में भी है और हो सकता है किसी और ग्रुप में भी हो, परंतु उड़ने वाली जो विशिष्ट विशेषता है वो केवल इसी ग्रुप में होगी। तो ये विशेषता के आधार पर हम वर्गीकृत का निर्धारण करते हैं और इसी के आधार पर हम प्रोटोटाइप को भी बताते हैं। क्योंकि अगर ये नहीं होंगी, लेकिन इस समस्या के लिए स्मिथ ने इनका क्लासिफिकेशन किया। स्मिथ ने बताया कि हम जो भी सीखते हैं वास्तव में दो विशेषताओं के आधार पर ही सीखते हैं, या किसी वस्तु को आप वर्ग में तभी रख पाते हो जब इन दोनों प्रकार की विशेषताओं का निर्धारण आप कर लेते हो। एक तो परिभाषित हो गई और दूसरी हो गई विशिष्ट। तो ये विशिष्ट विशेषताएं और परिभाषित विशेषताएं, ये दोनों मिलकर के हमारे प्रोटोटाइप का निर्धारण करती हैं। इसी के आधार पर आप प्रोटोटाइप को किसी वर्ग में रख पाते हो। हम देखते हैं, आप कुछ भी सीख रहे हो, अगर आपके पास प्रोटोटाइप नहीं है तो आप किसी भी अधिगम सामग्री को आसानी से नहीं ग्रहण कर सकते, या अपने इन्वायरमेंट में पाने वाला जितना भी ज्ञान है आप उसको अपने अंतर्गत नहीं रख सकते। कारण जब तक प्रोटोटाइप नहीं होंगे तब तक आपका कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन पूरा ही नहीं होगा। अर्थात क्या प्रोटोटाइप आपको क्या बताते हैं? कि वो सदस्य अपने ग्रुप के सबसे नज़दीक है। क्या बताते हैं? सबसे नज़दीक है। जैसे पक्षी, आपके दिमाग में आपने पक्षी सुना तो आपके दिमाग में सीधा उड़ना, ये क्या आया? उड़ना। तो इसकी जो उड़ना विशेषता है वो क्या है? अपने ग्रुप के सबसे नज़दीक है। इसके आधार पर आप क्या बताते हो? कि ये पक्षी है ना। जैसे ही हम बात करते हैं फर्नीचर, फर्नीचर में भी आप सुनते हो सोफ़ा बेड, सुनते ही आपके दिमाग में सीधा फर्नीचर, कि यार फर्नीचर लेने जाना है या फर्नीचर की शॉप है, तो आपके दिमाग में एक फिल्म बन जाती है तुरंत से सोफ़ा और बेड की। कारण ये अपने ग्रुप फर्नीचर के सबसे नज़दीक हैं, या इनके पास अपने ग्रुप की सबसे अधिक समानता देखने को मिलती है, या जो विशेषताएं इनके ग्रुप में होनी चाहिए इनमें सबसे अधिक पाई जाती हैं। उसको ही हम क्या कहते हैं? प्रोटोटाइप कहते हैं। तो प्रोटोटाइप के आधार पर ही व्यक्ति क्या करता है? अपने आसपास के ज्ञान को आसानी से ग्रहण कर पाता है, या अपने आसपास की वस्तुओं को रख पाता है या उन्हें वर्गीकृत कर पाता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्रोटोटाइप की विशेषताओं की, तो प्रोटोटाइप की विशेषता क्या होगी? कि व्यक्ति को अधिगम यानी सीखने में मदद करते हैं। आप किसी चीज़ के बारे में ज्ञान लेना चाहते हैं या कोई भी, तो सबसे पहले आपका कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन होगा। आप कॉन्सेप्ट का निर्माण तभी कर पाएंगे जब आपको प्रोटोटाइप का ज्ञान होगा या वो वस्तु प्रोटोटाइप होगी, तभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। क्यों? क्योंकि जब चीज़ें सीधी होंगी तभी आप उन्हें आसानी से सीख पाएंगे। अब जैसे यही कह दूँ, एक तरफ सोफ़ा लिखा है और एक तरफ स्टूल लिखा है, तो आप इसको ज़्यादा वो करेंगे। क्यों? क्योंकि ये अपने ग्रुप के बहुत अधिक नज़दीक है। तो आप जल्दी से फर्नीचर आपके दिमाग में है कि उसमें पैर होते हैं, आरामदायक होता है, बैठने के काम आता है, तो ये सारी सुविधाएं स्टूल में एकदम से देखने में नहीं आती हैं, लेकिन सोफ़ा में आपको तुरंत दिखाई देती हैं। तो ये हमारा अधिगम के लिए भी हमें प्रोटोटाइप बहुत आवश्यक है। दूसरा, अगर मैं कहूँ, जो प्रोटोटाइप होते हैं वो केंद्र बिंदु होते हैं। प्रोटोटाइप किसी भी अपने वर्ग के केंद्र में रहते हैं, ठीक है, केंद्र बिंदु होते हैं। कारण उनमें जो गुण होते हैं वो अपने वर्ग के सबसे अधिक होते हैं, वो अपने वर्ग की विशेषताओं के सबसे करीब होते हैं, इसलिए ये केंद्र में होते हैं। दूसरा, प्रोटोटाइप हमेशा उभयनिष्ठ
विशेषताओं के साथ होते हैं। अभी हमने बात करी थी पक्षी की, है ना। तो कुछ विशेषताएं प्रोटोटाइप में कैसी होती हैं, उभयनिष्ठ, वो कुछ तो अपने वर्ग विशेष के लिए होगा, एक दो विशेषताएं ऐसी भी हो सकती हैं वो किसी दूसरे वर्ग से ओवरलैप कर रही होंगी, इसलिए प्रोटोटाइप हमेशा उभयनिष्ठ विशेषताओं के साथ भी पाए जाते हैं। दूसरा, अगला है हमारा प्रोटोटाइप पर जो सांस्कृतिक इन्वायरमेंट है उसका भी बहुत प्रभाव पड़ता है। क्यों? मनुष्य सामाजिक प्राणी है, हम किसी न किसी समाज का हिस्सा होते हैं, हमारे समाज की स्वयं की संस्कृति होती है, तो उस संस्कृति में जो हम बोलते हैं, जो हम देखते हैं, यानी हमारे आसपास के जो इन्वायरमेंट में हमें मिल रहा है हम वही लेते हैं। तो हमारी जैसी संस्कृति होगी, हम लोग जैसे होंगे, उसी आधार पर हमारे संप्रत्यों का भी निर्माण होगा। तो जिस संस्कृति के लोगों के संप्रत्य में समानता पाई जाती है उसमें प्रोटोटाइप भी प्रभावित होते हैं, यानी जितनी ज़्यादा समानता पाई जाएगी उतनी ज़्यादा प्रोटोटाइप भी आपको उसमें देखने को मिलेंगे। तो हम कह सकते हैं कि प्रोटोटाइप पर हमारे सांस्कृतिक वातावरण का प्रभाव भी पड़ता है। अगला है हमारा, यहाँ देखिए, यानी इस पर सांस्कृतिक जो वातावरण है उसका भी प्रभाव पड़ता है। अगला आता है कि आप जो भी प्रोटोटाइप का निर्धारण व्यक्ति ऐसे ही नहीं कर पाता। प्रोटोटाइप का जो निर्धारण है या प्रोटोटाइप के बारे में जो जानता है वो किसके आधार पर होता है? अपने अनुभव के आधार पर। व्यक्ति अपने इन्वायरमेंट में जितना अधिक अंतःक्रिया करेगा, जितना इंटरेक्शन करेगा वो अपने इन्वायरमेंट से, उतना अधिक वो उसके बारे में जानेगा या उसके बारे में उसके संप्रत्य निर्धारित होंगे। और जैसे उसके संप्रत्य निर्धारित होते हैं तो वो प्रोटोकॉल को भी आसानी से बना लेगा, है ना। तो अनुभव के आधार पर आप प्रोटोटाइप्स को आसानी से बना सकते हैं। तो प्रोटोटाइप पर अनुभव का भी प्रभाव पड़ता है। हम यह कह सकते हैं कि अनुभव के आधार पर ही प्रोटोटाइप में विकास होता है, ठीक है। तो ये आपकी क्या होगा? प्रोटोटाइप की विशेषताएं हो गई। प्रोटोटाइप पर हमेशा प्रोटोटाइप के आधार पर हम अधिगम हमारा कैसा हो जाता है? सरल हो जाता है। प्रोटोटाइप किसी भी वर्ग विशेष के केंद्र बिंदु होते हैं। प्रोटोटाइप की जो विशेषताएं होती हैं वो उभयनिष्ठ होती हैं, यानी अपने ग्रुप में भी होंगी, एक दो विशेषताएं किसी दूसरे वर्ग से भी हो सकती हैं। प्रोटोटाइप पर सांस्कृतिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है। प्रोटोटाइप अनुभव के आधार पर विकसित होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। एक बार हम समरी देख लेते हैं। वास्तव में प्रोटोटाइप क्या होते हैं? किसी वस्तु का, किसी प्राणी का, किसी उद्दीपक का अपने वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व करना ही प्रोटोटाइप है, या उसका अपने वर्ग से कितना करीबी रिश्ता है, ठीक है, वो अपने वर्ग से कितनी समानता रखता है, वही हमारा प्रोटोटाइप कहलाता है। प्रोटोटाइप के एग्जाम्पल हमने देख लिए थे, जैसे फल का देखा आपने, है ना, फर्नीचर का देखा, तो ये हमारे प्रोटोटाइप के एग्जाम्पल है। ऐसे प्रोटोटाइप की विशेषताओं में हम ये चीज़ें रख सकते हैं। बिना प्रोटोटाइप के हम अपने संप्रत्य का निर्माण नहीं कर पाते। क्यों? प्रोटोटाइप हमारे अधिगम को बहुत अधिक सरल बनाते हैं, और हमारा अधिगम तभी प्रभावपूर्ण होगा जब हम इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करेंगे। जितना अधिक हम इंटरेक्ट करेंगे उतना अधिक हमें अनुभव प्राप्त होंगे, और उन अनुभव के आधार पर हम इनका निर्माण आसानी से कर लेंगे। और एक बात और, प्रोटोटाइप वास्तव में क्या है? वर्गीकरण है। अगर हम पढ़ रहे हैं तो प्रोटोटाइप वास्तव में क्या है? वर्गीकरण है। किसी वस्तु को वर्ग में निर्धारित करने के लिए जो विशेषताएं हैं तो उनके आधार पर हम इसका क्लासिफिकेशन आसानी से कर सकते हैं। इसका सर्वप्रथम प्रयोग जो था 1971 में एलेनोर के द्वारा किया गया था। एलेनोर रॉस थे जिन्होंने सबसे पहले प्रोटोटाइप का यूज़ किया था। इन्होंने अपना प्रयोग उत्तेजना के लिए किया था। तो उत्तेजना का सिद्धांत करके भी इसको जाना जाता है। उत्तेजना के सिद्धांत के लिए प्रोटोटाइप शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एलेनोर ने किया था। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो आपको आसानी से मिल जाए।